ये कहानी है एक ऐसे घमंडी और लालची इंसान की कि कैसे वो दूसरे का ढाबा बंद कराने के लिए गया था, लेकिन वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। उसे पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। उसी गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था। गांव में जिसका एक बड़ा सा ढाबा था, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। ओ भाइयों, तुमसे कितना बार कहना पड़ेगा, मैं अपना मटन चावल का दाम 200 रुपए ही रखूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। लेकिन बिहारी भाई, अपने मटन चावल का दाम तो देखो भला। 200 रुपए प्लेट भी कोई मटन चावल बेचता है? भाई, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपने मटन चावल का दाम 200 रुपए प्लेट ही बेचूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। खाने से ज्यादा तो तुमने मेरा दिमाग ही खा लिया। वो आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही बिहारी हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था। फिर भी लोग उसके ढाबे पर आना बंद नहीं करते थे, क्योंकि पूरे गांव में उसका सिर्फ एक ही ढाबा था, वो भी बिहारी का ढाबा था। इस वजह से लोग मजबूरी में बिहारी के ढाबे पर आया करते थे। एक दिन की बात है, बिहारी अपने गल्ले के पास खड़ा था। तभी वो देखता है कि उसके ढाबे के बाहर एक बूढ़े काका भीख मांग रहे हैं। ये देखकर बिहारी गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में उस बूढ़े काका के पास जाता है और बूढ़े काका से कहता है, ओ चाचा, ओ तुम्हें भीख मांगने के लिए मेरा ही ढाबा दिखा था क्या? चलो भागो यहाँ से। बेकार में मेरे कस्टमर क्यों खराब कर रहे हो? कहीं और जाकर भीख मांगो। बेटा, मैं कहाँ जाकर भीख मांगूंगा? आजकल तो मंदिर में भी उतनी भीड़ नहीं लग रही जितना तुम्हारे ढाबे पर भीड़ लग रहा है। वैसे भी मंदिर के बाहर मैं भीख मांगता हूँ तो मंदिर वाले मुझसे पैसे मांगते हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे ढाबे के पास आ गया। वैसे भी तुम्हारा ढाबा कितना अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें दुआ दूंगा तो तुम्हारा ढाबा और अच्छा चलेगा। चाचा, मुझे मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चले जाएंगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी आज सुबह से मेरा मूड बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि मैं आपकी पूंगी बजा दूं। चलो अब जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, गुस्सा मत हो, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर बूढ़े काका बिहारी के ढाबे के पास से चले जाते हैं। वहीं दूसरे गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपने ठेले पर चिकन मसाला बेचा करता था। उसका चिकन मसाला उस गांव में बहुत ही मशहूर था। इस वजह से लोग दूर दूर से आकर उसके हाथों का चिकन मसाला खाया करते थे। किशोर दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था, इस वजह से लोग उसके ढाबे पर आना पसंद भी करते थे। अरे वाह किशोर भाई, क्या चिकन मसाला बनाते हो तुम। जब तक तुम्हारे हाथों का चिकन मसाला नहीं खाता हूँ, तब तक तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है। ये सब तो आप लोगों का प्यार है भाई साहब। आप लोग जो इतनी दूर दूर से मेरे हाथों का चिकन मसाला खाने आते हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन किशोर भाई, तुमने इतना अच्छा चिकन मसाला बनाना सीखा किससे है? कोई तो होगा जिसने तुम्हें इतना स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाना सिखाया होगा। हाँ भाई, मेरे पिताजी। वो भी पहले चिकन मसाला ही बेचा करते थे। बस जब वो पकाते थे तब मैं देखता था, और देखते देखते कब सीख गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही किशोर का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। दिन भर लोग उसके ठेले के पास से आया जाया करते थे। एक दिन किशोर अपने ठेले के पास खड़ा था, तभी वो खुशी से कहता है, अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मेरे हाथों का चिकन मसाला इतना स्वादिष्ट लगेगा कि वो लोग दूर दूर से मेरे ठेले पर आएंगे। बस ऐसे ही मेरा धंधा चलता रहे और लोग मेरे ढाबे पर आता रहे। ऐसे ही अगर मेरा धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपना एक बड़ा सा ढाबा खोल लूंगा। ये कहकर किशोर वापस से अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त वरुण आता है और किशोर से कहता है, अरे किशोर, कब तक तू ये अपना छोटा मोटा ठेला चलाता रहेगा?
मेरी मान तो तू एक ढाबा खरीद ले। तेरा चिकन मसाला इतना स्वादिष्ट है कि लोग तेरे चिकन मसाला खाने के लिए कोसों दूर भी आ सकते हैं। तू मेरी मान तो अगले वाले गांव में तू अपना एक छोटा मोटा ढाबा खोल ले, देखना तेरा ढाबा जरूर चलेगा। हाँ भाई, अभी मैं भी यही सोच रहा था। पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन ढाबा नहीं है। ठीक है, मैं कल ही अगले वाले गांव में जाता हूँ और देखता हूँ, शायद वहाँ कहीं ढाबा मिल जाए। मैं वहीं पे अपना छोटा मोटा ढाबा खोल लूँगा। अगले दिन किशोर अपना बैग लेकर उस गांव में आ जाता है। वो ढाबा और घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे उस गांव के सरपंच जी देख लेते हैं। किशोर को सरपंच जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इस गांव में नए आए हो लगता है। आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। हाँ काका, मैं इस गांव में काम की तलाश में आया हूँ। मेरा नाम किशोर है और मैं बाजू वाले गांव से ही आया हूँ। मैं इस गांव में अपना छोटा मोटा एक ढाबा खोलने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ काम और घर की तलाश में। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मेरे पास एक मकान खाली है। अगर तुम चाहो तो उस मकान पर रह सकते हो। क्या सरपंच जी सच में? हाँ, मैं आपके मकान में रहने के लिए तैयार हूँ। अब चलिए, मुझे जल्दी से अपना मकान दिखा दीजिए और आपका जितना भी किराया होगा मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। सरपंच जी किशोर को उसके मकान पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब किशोर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसका धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव में मुझे इतनी जल्दी रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा। नहीं तो मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ता। चलो, अब अच्छा है कि मुझे रहने के लिए मकान मिल गया। अब जल्दी से कल से अपना एक ठेला लगा लेता हूँ और उसमें चिकन मसाला बेचने लगता हूँ। अगले दिन से किशोर उस गांव में अपना एक छोटा मोटा सा चिकन मसाले का ठेला लगा लेता है। कुछ देर बीत जाते हैं और कुछ देर के बाद दो लोग किशोर के ठेले के पास आते हैं और किशोर से कहते हैं, अरे भाई, ये तुम क्या बना रहे हो? इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाई, ये चिकन मसाला है, इसे चिकन मसाला कहते हैं। आज से पहले ना ही तुम्हारे गांव में इसे किसी ने बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तुम लोग खा कर देखो, तुम्हें मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट चिकन मसाला दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस चिकन मसाले को खाने लगते हैं। देखते ही देखते चिकन मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और किशोर के ठेले के अगल बगल लोगों की भीड़ लग जाती है और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा पूरा सुनसान पड़ चुका था, क्योंकि उसके घमंड की वजह से अब कोई भी उसके ढाबे पर आना पसंद नहीं कर रहा था। ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की कि कैसे उन दोनों का ढाबा बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन किसी के बहकावे में आकर छोटा भाई बड़े भाई से दगाबाजी कर बैठता है और उसकी वजह से उन दोनों का ये ढाबा बंद हो जाता है। ये कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। कहानी में लास्ट तक बने रहे। ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। उसी गांव के हाईवे के किनारे एक छोटा मोटा ढाबा था, जिस ढाबे का नाम ही गांव का ढाबा था। ढाबा पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। उस गांव में एक ही ढाबा होने के कारण लोग उस ढाबे पर अपनी भूख मिटाने के लिए आया करते थे और लजीज से लजीज खाना खा कर जाया करते थे। खाना सस्ता और अच्छा होने के कारण हर समय ढाबे पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उस ढाबे को दो भाई मिलकर चलाते थे। बड़े भाई का नाम था वरुण और छोटे भाई का नाम था किशोर। एक दिन की बात है, ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। तभी उसमें से एक काका जो चाय पी रहे थे वो कहते हैं, अरे वाह वरुण, क्या चाय बनाते हो तुम। मैं तो चाय पीता ही जा रहा हूँ और तुम्हारे हाथों का दाल चावल के तो बात ही मत पूछो। एक तो सस्ता है और ऊपर से बेस्ट क्वालिटी तुम देते हो। तुम्हारा ढाबा एक दिन बहुत तरक्की करेगा, देखना।
ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है ताऊ जी, नहीं तो इन हाथों में उतनी जान कहाँ। ये तो इस चूल्हे की विरासत है जो दादाजी से पापा जी को और पापा जी से हम दोनों भाइयों को मिली है, इस वजह से ही इतना स्वाद है। विरासत के साथ साथ आप दोनों की मेहनत भी है सेठ जी। आप जो सुबह सुबह दाल चावल बनाने बैठते हो उसकी खुशबू से लोग खींचे आते हैं। ये लोग ढाबे के अंदर इतनी बात कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ढाबे के बाहर एक लाल कलर की कार आकर रुकती है और उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और ढाबे के अंदर आते हैं। ढाबे के अंदर आकर वो लोग सीट्स पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक आदमी वरुण से कहता है, अरे सुनिए भाई, जल्दी से हम लोगों को खाना दे दीजिए। हम लोग कब से कार चला रहे हैं लेकिन हमें कहीं ढाबा ही नहीं दिख रहा है और ऊपर से हमने घर से खाना भी नहीं लाया था और हम लोग सुबह से भूखे हैं। आपका ही ढाबा जो अच्छा हुआ हमें दिख गया, अब जल्दी से हम लोगों के लिए खाना लगा दीजिए। हाँ भाई, अच्छा हुआ आप लोग इस रास्ते से आए। अगर आप लोग दूसरे रास्ते से जाते तो आप लोगों को पूरे गांव में कहीं भी ढाबा नहीं मिलता, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही एक ढाबा है। अब आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना लगाता हूँ। वो लोग सब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और किशोर जल्दी जल्दी उन लोगों को खाना परोसने लगता है। ऐसे ही उन दोनों भाइयों का ढाबा चल रहा था। रात के समय जब वो लोग ढाबा बंद कर रहे थे तभी किशोर वरुण से कहता है, भैया आज धंधा अच्छा हुआ लगता है। दिन भर ढाबे पर कस्टमरों की भीड़ लगी हुई थी, आज तो मुझे बैठने तक का मौका नहीं मिला। हाँ छोटे, आज धंधा बहुत अच्छा हुआ है। दिन भर ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी, मुझे भी और कोई काम करने का मौका ही नहीं मिला। बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा से हमारा धंधा चलता रहे, एक दिन हमारा ढाबा देखना बहुत तरक्की करेगा। इतना कहकर वो लोग ढाबा बंद कर अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं। घर में आते ही उनके एक बूढ़े पिताजी उन दोनों से कहते हैं, बेटा आ गए तुम दोनों, आज तुम दोनों को आने में बड़ी देर हो गई। पिताजी, बात ऐसी है कि आज पूरे दिन ढाबे पर बहुत जोरों की भीड़ लगी हुई थी, लोग आना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो तो मुश्किल से जब लोग खाली थे तब हम लोगों ने जल्दी जल्दी ढाबा बंद कर दिया, नहीं तो हम लोगों को आने में और रात हो जाती। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा था ना कि मेहनत करते रहो और सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। देखा, अब तुम लोगों का मेहनत का फल आस्ते आस्ते दिखाई देने लग रहा है। बस ऐसे ही दिल लगाकर काम करते रहो, एक दिन तुम दोनों बहुत आगे जाओगे। एक दिन की बात है जब किशोर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ पे एक गांव का आदमी आता है और किशोर से कहता है, अरे किशोर भाई, क्या बात है, आज यहाँ बैठे हुए हो, ढाबे पर नहीं गए क्या? नहीं भाई, आज ढाबा बंद है क्योंकि बहुत दिनों से ढाबे पर बहुत भीड़ हो रही है। इस वजह से हम दोनों भाइयों को आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। इस वजह से भैया ने कहा कि आज आराम कर लेते हैं, आज ढाबा बंद रखते हैं। इस वजह से मैंने सोचा चलो आज पेड़ के नीचे बैठते हैं। किशोर भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग गया तो? नहीं भाई, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कहो क्या बात कहना चाहते हो? देखो किशोर भाई, मेरी बात गौर से सुनना और समझना, एकदम समझदारी से फैसला लेना। देखो, तुम्हारे ढाबे पर तुम दोनों ही मेहनत करते हो, ना ही तुम ज्यादा मेहनत करते हो और ना ही तुम्हारा भाई कोई मेहनत करता है। तुम्हारा भाई तो मेहनत ही नहीं करता, तुम ही सारे कस्टमरों को संभालते हो। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें सब यही कहते हुए दिखाई देंगे कि वरुण ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा ढाबा खोला है। ये क्या तुम्हें इस बात को सुनकर बुरा नहीं लगता? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तारीफ मेरी हो या भैया की, बात तो एक ही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लेकिन किशोर भाई, नाम तो तुम्हारा ही होना चाहिए। तुम तो दिन रात उस ढाबे पर काम करते हो, अपना पसीना बहाते हो। देखा जाए तो तुम्हारी वजह से ही वो ढाबा चल रहा है। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे भाई की वजह से उस ढाबा तो कब का बंद हो चुका होता। तुम्हारी देन है जो ये ढाबा आज इतना बढ़ चुका है। तुम्हें अपने भाई से अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। उस आदमी ने किशोर के मन में एक जलन की चिंगारी उठा दी थी।
किशोर अब सोच में पड़ गया था। वो रात में अपने घर में बैठा हुआ था, तभी वो सोचता है। वो आदमी बात तो सही कह रहा था। आखिर भैया ढाबे में कुछ करते ही कहाँ है। वो तो दिन भर सिर्फ काउंटर में बैठे रहते हैं और पूरा ढाबा तो मैं संभालता हूँ। यहाँ तक कि कस्टमरों की भी मैं संभालता हूँ और बर्तने भी मैं धोता हूँ, लेकिन पैसे मेरे भैया रख लेते हैं। वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। वो भैया मेरा फायदा उठा रहे हैं। अब मैं भैया के साथ ढाबे पर काम नहीं करूँगा। मैं अपना एक अलग से ढाबा खोलूँगा। मैं पिताजी से अभी कहता हूँ। किशोर ये कह ही रहा था, तभी वहाँ उसके पिताजी आते हैं और किशोर से कहते हैं। क्या बात है किशोर, अकेले में क्या बात कर रहे हो? पिताजी, मैं आपके पास ही अभी आ रहा था। मैं कह रहा था कि मैं अब भैया के साथ ढाबे पर काम नहीं करूँगा। आपको मुझे अलग से मेरा एक खुद का ढाबा खोलकर देना होगा, जिसमें मैं खुद से मेहनत करूँगा और उस ढाबे को बढ़ाऊँगा। क्योंकि भैया के ढाबे पर मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन नाम भैया का हो रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे ढाबा खोल के देंगे या नहीं? ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। कल ही मैं तेरे लिए भाड़े का ढाबा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तू जो दूसरे के बातों पर आकर अपने भाई के ऊपर से विश्वास हटा रहा है, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अगले दिन किशोर अपने भाई से अलग होकर अपना एक छोटा मोटा ढाबा खोल लेता है। वो उस ढाबे पर अपना मटन चावल बेचने लगता है। कुछ देर बीत जाते हैं। कुछ देर के बाद दो लोग उसके ढाबे पर आते हैं और किशोर से कहते हैं। अरे किशोर भाई, तुम यहाँ? तुमने उस ढाबे को बंद कर यहाँ नया ढाबा खोला है क्या? नहीं भाई, मैंने वो ढाबा छोड़ दिया है। वो ढाबा अब मेरे बड़े भैया चला रहे हैं और मैंने अपने पिताजी से कहकर अपने लिए ये ढाबा खोला है। बोलो तुम्हें कैसा लगा? हमें क्या पता कि हमें कैसा लगेगा, लेकिन तुमने अपने भाई के साथ धंधा क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा था। भाई, काम सिर्फ ढाबा चलने से नहीं होता, नाम भी तो होना चाहिए। पूरी मेहनत मैं करता था और नाम मेरे भैया को मिलता था। इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने ढाबा छोड़ दिया। वो तो अच्छा है कि बिहारी ने मुझे समझा दिया, नहीं तो मैं बेवकूफ़ अभी तक उसके पास काम करता रहता। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी जो मैं उसके पास काम कर रहा था। मेरी बुद्धि खुली, इस वजह से मैंने तो मटन चावल लगाया है। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुमने अपने भाई के साथ धंधा क्यों बंद कर दिया। तुम भी उस बिहारी के बहकावे में आ गए। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, वो बिहारी एक नंबर का चुगलखुट्टा है। वो हर दिन किसी न किसी का झगड़ा कराता रहता है और वो आज तुम्हारा झगड़ा कराने आया था और तुम उसकी बातों में फंस गए। अब फंसो उसकी बातों में, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब किशोर को समझ में आ गया था कि उसने दूसरे के बातों पर आके अपने भाई से ही भरोसा हटा लिया था। अब वो बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछता के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसने जीत करके अपना एक ढाबा खोल लिया था। अब उसे मजबूरी में वही ढाबा चलाना पड़ेगा।